हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देख रहे थे। ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर कर रहे थे और इसमें हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे थे। तो उसका आज ये नेक्स्ट वीडियो है, तो इसमें भी हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कांसा एक मिश्र धातु है। तो अगर कांसा की बात करें तो इसमें कॉपर और टिन का ये बना होता है, तो ये कॉपर और टिन का एक मिश्र धातु है। ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 88% तथा टिन जो होता है वो 12% होता है। इसका उपयोग सिक्का बनाने में, घंटी एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है। तो बात करें जर्मन सिल्वर की तो इसमें तांबा, निकल और जिंक इससे मिलकर जर्मन सिल्वर बना होता है। इसके बारे में अगर जाने तो जर्मन सिल्वर तांबा जिसमें 50% तांबा होता है, जस्ता 35% होता है, निकल 15% का होता है। यह और क्या है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पानी का क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की विधि है। तो अगर बात करें पानी का क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की डैश विधि है, तो यह एक अन्य की तुलना में सस्ता विधि है। तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जानें तो क्लोरीनीकरण एक पानी को शुद्ध करने की विधियों में से एक विधि है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह पानी को शुद्ध करने की अन्य विधियों की तुलना में सस्ती विधि है। यह एक रासायनिक कीटाणु शोधन विधि है। इसमें अगर हम आगे बात करें तो जल का क्लोरीनीकरण जल में सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे क्लोरीन यौगिकों को मिलाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का उपयोग पानी में मौजूद जीवाणु एवं रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हैजा, पेचिस व टाइफाइड जैसे जल जनित रोगों के प्रसार को रोकने के लिए क्लोरीनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो अगर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि। तो बात करें अगर खाना पकाने के लिए हमें एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम बहुत जल्दी गर्म होता है और अम्लीय सब्जियों और खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है। इसलिए कभी भी खाने के बर्तन के रूप में एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाया जाता है तो मानव शरीर के लिए हानिकारक एजेंट आसानी से भोजन के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम बहुत जल्दी गर्म होता है और अम्लीय सब्जियों और खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है यदि जल और सब्जियां हवा के संपर्क में आने पर भूरे रंग के हो जाते हैं। तो इसमें अगर सब्जियों में ऑक्सीडेज पाया जा रहा है तो वो जब भी हवा के संपर्क में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, भूरे रंग के हो जाएंगे। इसके बारे में जानें तो इसके बारे में देखें तो उपचयन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। जब फल या सब्जी ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो फल या सब्जी का ऑक्सीकरण हो जाता है और वे भूरे रंग में बदल जाते हैं। फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए भोजन को ठंडे स्थान पर ढककर रखना चाहिए ताकि एंजाइमेटिक अभिक्रिया को रोका जा सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अति जल योजन से डैश हो सकता है। तो अति जल योजन से क्या होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल मादकता हो सकती है। इसके बारे में जानें तो अति जल योजन से जल मादकता हो सकता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव प्रावस्था में कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में जानें तो अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह एक आग बुझाने का सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण है जिसे आपातकालीन स्थिति में आग लगने पर उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रव प्रावस्था में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जब मीठे सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी मीठे सोडे को गर्म किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देख लेते हैं, जब भी मीठे सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं उनको जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा। जब भी इसको गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है
निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों में मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्टता के माप को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटमैलापन। टर्बिडिटी से इसे पहचानते हैं। इसके बारे में जानें तो निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्टता के माप को मटमैलापन या टर्बिडिटी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट के उपचार टंकी में अंतःक्षिप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को। अगर इसके बारे में बात करें तो ऑक्सीजन गैस को एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट के उपचार हेतु टंकी में अंतःक्षिप्त किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु के बर्तन में संग्रहित जल प्राकृतिक शोधन प्रक्रिया का निर्माण करके जल के शोधन में मदद करता है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। अगर इसके बारे में देखें तो तांबा धातु के बर्तन में संग्रहित जल प्राकृतिक शोधन प्रक्रिया का निर्माण करके जल के शोधन में मदद करता है। तांबे को रोगाणुरोधी, एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण के साथ साथ कोशिका पुनर्जनन में भी सहायता करता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। बिल्कुल ही ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन कहलाता है। तो बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का जब ह्रास होता है तो उस प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। तो दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल ही सही है। इसके बारे में अगर बात करें तो अवक्षेपण अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है। अवक्षेपण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो जलीय घोल में होती है, जिसके दो अलग आयन एक साथ अघुलनशील लवण बनाते हैं। अवक्षेपण का उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के उत्पादों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, अभिक्रिया है ये, यहाँ पे एरो लगा लीजिएगा। तो इसके तहत हम यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन को देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एरो लगा लीजिएगा। ये सोडियम सल्फेट का जब अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये ध्यान रखना है इस अभिक्रिया को। आइए अगले प्रश्न को देखें। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं और इनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा ये बताना है। तो कौन सा दिया है, इसमें दो ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो पहला है इमली। इमली में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, इमली में ऑक्जेलिक नहीं, टार्टरिक एसिड होता है। दही की बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ये सेकंड है सिर्फ वही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बारे में और भी देख लें। दही में लैक्टिक विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड, सेव में मैलिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। तो बात करें सबसे अधिक तन्य धातु, इसमें सोना होता है। तन्यता एक धातु को तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। धातुओं में चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तांबा भी एक अन्य धातु का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इसमें अगर बात करें तो जो मरकरी होता है ये कमरे के ताप पे भी द्रव के रूप में रहता है। इसके बारे में बात करें तो पारा या मरकरी एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है। पारा अन्य धात्विक पदार्थों से क्रिया करके अमलगम बनाता है। पारा को मरकरी संकेत द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बात करें तो मीथेन जो होती है CH4 ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। इसके बारे में जानें तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। यह मीथेन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। यह कृषि अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, पशु गोबर खाद और सीवेज द्वारा उत्पादित होता है। बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं तो मीथेन जो है इसमें 50 से 70% मीथेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 45% तक होता है। इसमें नाइट्रोजन होता है 10 से 20% तक और हाइड्रोजन 0 से 1% तक। तो बात करें सबसे ज़्यादा क्या होता है बायोगैस में तो मीथेन होता है 50 से 70% तक। तो ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है। तो बात करें सीजियम जो होता है यहाँ पे इसका जो परमाणु त्रिज्या होगी वो सबसे ज़्यादा होगी।
क्यों? क्योंकि जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, परमाणु की कोषों की संख्या बढ़ती है, इसकी वजह से त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ध्यान रखना है कि जो सीजियम है वो वर्ग एक फर्स्ट ए का तत्व है। इसके बारे में अगर बात करें तो आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है, जबकि किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर घटती है। तो फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो हैं ये क्या हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो इनकी जो त्रिज्या है वो बढ़ती चली जाएगी। तो परमाणु त्रिज्या का ये क्रम है, अतः दिए गए विकल्प में सीजियम जो होगा उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी और लिथियम की सबसे कम होगी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है। तो बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक जो होता है 209 केल्विन होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो क्लोरोफॉर्म रंगहीन, मीठा गंध वाला भारी द्रव है। यह जल में अविलेय है, परंतु ईथर और एल्कोहल में विलेय होता है। इसका अगर क्वथनांक की बात करें तो 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन में कितना हो जाता है, तो 334 केल्विन होता है। तथा गलनांक की अगर बात करें तो 209 केल्विन होता है, जिसका अगर सेल्सियस में से हम कन्वर्ट करेंगे तो -63.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो बात करें संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक इसमें कौन सा है, तो ब्यूटेन जो है ये संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके बारे में अगर बात करें तो जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, मतलब कोई भी ऐसा यौगिक है जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर उनके बीच सभी कार्बन के बीच अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बंध हैं तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, तो केवल एकल बंध अगर पाए जाते हैं, चारों संयोजकता पूर्ण कर लेता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक तो आपको पता होगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, तो ये क्या है, एल्केन है और ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें ब्यूटेन भी है। तो ये ध्यान रखना है, ब्यूटेन जो है ये 4 कार्बन का बना होता है और ये सभी एकल बंध से जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये कुछ दिए गए हैं, इनमें आपका साधारण नाम दिया गया है और उसके जो भी IUPAC नाम है वो दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट को चॉक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चॉक को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। पोटासिलम क्या है, फिटकरी को पोटासिलम कहते हैं। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। मैच कर सकते हैं तो इसको अगर बात करें तो 2341 तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट को चॉक, पोटासियम को फिटकरी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चंस को कल की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।